क्या आपने ट्वेल्थ में कॉमर्स करी है? क्या आप कंफ्यूज हो कौन कौन सा कोर्स लो कनाडा में जाकर? क्या आपको नहीं पता कि आपको फाइनेंस में इंटरेस्ट है, अकाउंटिंग में इंटरेस्ट है, मार्केटिंग में इंटरेस्ट है, एचआर में इंटरेस्ट है, कि मैं क्या करूं कनाडा जाके ट्वेल्थ के बाद? तो स्टे ट्यून्ड। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक, शेयर और कमेंट कर देना वीडियो पे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है कार्तिक और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपने ट्वेल्थ में कॉमर्स करी है तो आप कनाडा में आके कौन सा कोर्स करें। बल्कि ये कहना चाहिए कि जब मैं ट्वेल्थ में इंडिया में था तो मैंने कौन सा कोर्स चूज करने का सोचा था जब मैं कनाडा आया था। और उस कोर्स का नाम है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो मैंने किया था डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और आगे हम कई सारे पॉइंट्स पे बात करेंगे कि मैंने क्यों इस कोर्स के लिए ऑप्ट किया और इस कोर्स के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द नेक्स्ट फ्यू बुलेट पॉइंट्स। तो पहला पॉइंट है व्हाई दिस कोर्स पीक्ड माय इंटरेस्ट, कि भाई मुझे क्यों लगा कि ये कोर्स एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि अगर मुझे कनाडा पढ़ाई के लिए जाना है तो ये कोर्स मैं कर सकता हूँ। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये थी, ज़्यादातर बच्चे जो 11th और 12th क्लास में होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि भी उन्हें अगर वो कनाडा जा रहे हैं तो भाई कौन सा कोर्स लेना चाहिए, किस कोर्स के अंदर ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, या फिर उन्हें फाइनेंस में जाना है, उन्हें अकाउंटिंग में जाना है, मार्केटिंग, ह्यूमन रिसोर्स, क्या करना है उन्हें कनाडा जाके। तो मेरा थॉट प्रोसेस थोड़ा यही था, मगर मेरा काफ़ी क्लियर था कि मुझे या तो अकाउंटिंग में जाना है या फाइनेंस में जाना है। ठीक है, तो जो ये बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन डिप्लोमा का जो कोर्स होता है उसके अंदर जब आप सेकेंड ईयर में होते हो तो आप एक्चुअली चूज कर सकते हो कि आपको कौन सी फील्ड की तरफ जाना है। ठीक है, आपको अकाउंटिंग में जाना है, फाइनेंस में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, या आपको क्या करना है। ठीक है, तो इस वजह से ये एक काफ़ी तगड़ा रीज़न था जिस वजह से मैंने इस कोर्स के लिए ऑप्ट किया था, क्योंकि मुझे पता था कि भाई जब मैं कनाडा जाऊंगा तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि भाई पहले तो मुझे नेटवर्क करना है लोगों से। ठीक है, उसके बाद मुझे ये देखना है अपॉर्चुनिटीज़ कौन से कोर्स की ज़्यादा है वहाँ पर। ठीक है, और ये सारी चीज़ें करके उसके बाद मुझे ये भी देखना था कि मेरा पढ़ाई में मन कहाँ लग रहा है कनाडा में जाके। भाई मेरे को अकाउंटिंग ज़्यादा पसंद आ रही है, फाइनेंस ज़्यादा पसंद आ रही है, मेरा मार्केटिंग में जाने का मन है, या मुझे क्या करने का मन है। ठीक है, तो इस वजह से मैंने कोर्स किया था डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। और मेरा यही बेसिक रीज़न था कि मुझे सर्च करना था प्रॉपरली कनाडा में आने के बाद कि मुझे क्या करना चाहिए। अब बात यह है कि कुछ लोग कोर्सेज लेके आ जाते हैं, जैसे बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स हो गया, बिजनेस अकाउंटिंग, बिजनेस फाइनेंस का कोर्स हो गया डायरेक्टली। ठीक है, तो उससे आप स्टक हो जाते हो उसी फील्ड के अंदर और आपको ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती कि भाई हाँ यहाँ पर पहले आके आपने एक्सप्लोर किया और उसके बाद अपने हिसाब से आपने जो फील्ड चूज करनी है वो फील्ड आपने चूज कर ली। तो इस कोर्स का ये बहुत बड़ा मेजर पॉइंट था जिस वजह से मैंने ये कोर्स लिया यहाँ पर आने के लिए। दूसरा पॉइंट इसके अंदर आता है कॉस्ट का, खर्चा कितना हुआ जब मैं यहाँ पर आया था कनाडा में, और या ट्यूशन फी कितनी थी, या इस सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो भाई मेरे 2 साल में लगे थे लगभग $40,000। ठीक है, तो मैं आपको उसका ब्रेक डाउन दूंगा क्योंकि मैं आपको वेबसाइट पे लेके जाऊंगा और मैं आपको दिखाऊंगा सारा का सारा कोर्स किस तरह से प्लान था, कौन से मेजर्स थे जो मैं कर सकता था अपनी सेकेंड ईयर में। ठीक है, उसके अलावा आप कौन सी जॉब कर सकते हो किस किस फील्ड के अंदर अगर आप ये डिप्लोमा करने आते हो। तो इसके बारे में बात करेंगे जब मैं आपको एक्चुअली कॉलेज के पेज पे ले जाके ये सारी की सारी चीज़ें दिखाऊंगा। अभी अगले पॉइंट पे चलते हैं। अब अगले पॉइंट की अगर हम बात करें तो अगला पॉइंट है डिफिकल्टी लेवल कैसा था कोर्स का। ठीक है, मेरे हिसाब से तो अगर आपने 11th और 12th क्लास में आधा ध्यान भी दिया है ना अपने पढ़ाई पे तो आप काफ़ी आसानी से इस कोर्स को निकाल लोगे बहुत आराम से, क्योंकि जो मैंने नोटिस किया है पहले साल जो मैंने यहाँ पर आके पढ़ाई करी है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 की पढ़ाई, वो हमने सारा कुछ ऑलरेडी पढ़ा हुआ है इंडिया में 11th और 12th ग्रेड में, तो इसमें ज़्यादा मेरे को दिमाग लगाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। ठीक है, बाकी रही बात सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 4 की, उसके अंदर आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है क्योंकि जो आपके सब्जेक्ट हैं वो आपके मेजर से रिलेटेड है। ठीक है, और वो इतनी डेप्थ में पढ़ाई नहीं की होगी आपने 11th और 12th ग्रेड में। तो सेकंड दो आखिरी के 2 सेमेस्टर उसके अंदर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अब मैंने जो पढ़ाई करी थी मेरे आए थे 4.0 GPA, और मेरा 4.0 GPA आया था जब मैं काम कर रहा था 20 आवर्स पर वीक अपना साइड में ऑफ कैंपस जो मैं काम कर रहा था उसके बावजूद। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं कि ये कोर्स मुश्किल है, कोर्स काफ़ी आसान है और मैक्सिमम यहाँ पर इंडिया वाला काम नहीं होता ना, यहाँ पर इंडिया की तरह अपना लेंथी क्वेश्चंस नहीं लिख के आने होते हैं आपको, मैक्सिमम यहाँ पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, और वैसे भी ज़्यादातर देखा जाए तो डिफ़िकल्टी का लेवल काफ़ी कम रहता है एटलीस्ट डिप्लोमा में। आगे फिर आप बैचलर्स के लिए जाते हो या मास्टर्स के लिए जाते हो उसके बाद वो लेवल ऑब्वियसली इंक्रीज होता रहता है।
ठीक है। मगर डिफ़िकल्टी की बात करें, अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान दिया अपना 11th और 12th ग्रेड में, और यहाँ पर आप आ रहे हो, अपना मन लगा कि यहाँ पे मैं अच्छे से पढ़ाई करूँगा और साथ में मैं जॉब करूँगा, अपना फ्यूचर बनाना है, इस तरह की मेंटेलिटी के साथ आ रहे हो, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। मेरा क्या था, जब मैं यहाँ पर आया तो मेरी अकाउंटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी थी, और मैंने अपना जो मेरे साथ के स्टूडेंट्स थे वहाँ पर सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 में, उनको भी पढ़ा रहा था मैं साथ में, अपनी पढ़ाई के साथ साथ। ठीक है। वो मैंने पिछली वीडियोस में भी बात करी कि मैंने पीयर ट्यूटर की तरह भी काम किया। जब मैं सेकंड सेमेस्टर में था, मैं सब फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को पढ़ा रहा था। कुछ एक कनेडियन बच्चे थे, ठीक है, कुछ एक अपने ये लोग थे अपना इंडिया वगैरह से, कुछ लोग अपना अफ्रीका से भी थे। तो कई सारे लोगों को मैंने पढ़ाया जब मैं पढ़ाई कर रहा था, और काफ़ी आसान है पढ़ाना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो डिफ़िकल्टी की बात करें, मॉडरेट डिफ़िकल्टी है, कोई कुछ ज़्यादा मुश्किल नहीं है उसके अंदर। अगला जो पॉइंट आता है इसके अंदर आता है कि आप अपना पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी कर सकते हो, और उसके बाद भी आपके बढ़िया ग्रेड आ सकते हैं इस कोर्स के अंदर, नहीं आ सकते हैं। ठीक है। तो मैंने जैसे आपको बताया कि मेरे 4.2 जीपीए आए थे काम करने के साथ साथ। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको 4.2 जीपीए लाना ही लाना है। ठीक है। मैंने देखा यहाँ पर अगर आपके 3.5 से ऊपर जितने भी जीपीए हैं, उसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है। एज लॉन्ग एज आपके 3.5 3.6 जीपीए है, तो आपको मोस्ट जगह पे काम मिल जाता है, 99% जगह पे। यहाँ पर जो मैटर करता है वो करता है नेटवर्किंग। अब बात रही मेरी, जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो मैं अपना 20 घंटे काम कर रहा था ऑफ कैंपस, और मैं काम कर रहा था आइल्स इन्विजिलेटर की तरह। ठीक है। तो उसके अंदर क्या होता है, जैसे आइल्स के एग्जाम होते हैं, उसको जाके जो लोग इन्विजिलेट करते हैं, जो देखते हैं कि भाई चीटिंग वगैरह नहीं हो रही है, सारा कुछ है, तो उस तरह का मेरा काम था। ठीक है। और सैलरी मुझे बढ़िया मिल रही थी, एकदम $22-23 पर आवर। ठीक है। तो इस तरह की मेरी सैलरी थी। और मैं अपना ट्यूशन भी काफ़ी हद तक निकाल पाया था उस काम को करने से, क्योंकि अपना जो समर ब्रेक होता है उसके अंदर आप काफ़ी ज़्यादा काम कर सकते हो। ठीक है। तो मैंने काफ़ी सारी शिफ्ट ली थी, और अपना मेरी फीस वगैरह भी निकल गई थी इसी से। तो अगर आप क्या क्वेश्चन ये है कि आप काम कर सकते हो इस कोर्स को करते करते, आप बिल्कुल काम कर सकते हो बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है। और आप अच्छा ग्रेड भी ला सकते हो काम करते करते इस कोर्स के अंदर। अब अगला पॉइंट जो है, वो कुछ एक लोगों का ये क्वेश्चन भी रहता है कि आप बैचलर्स के लिए क्यों गए, बैचलर्स के लिए क्यों नहीं गए, आपने डिप्लोमा क्यों किया। ठीक है। अब उसके कुछ एक रीजन है, और जब मैं आपको अपना जिस स्कूल से मैंने पढ़ाई करी थी उसकी मैं जब वेबसाइट दिखाऊंगा, उसके अंदर मैं दिखाऊंगा कि मैंने क्यों अपना डिप्लोमा लिया, या फिर बैचलर्स क्यों नहीं करी, या फिर बैचलर्स लेने के बाद अपना मैंने 2 साल में सिर्फ डिप्लोमा लेके काम क्यों नहीं किया इस तरह से। ठीक है। तो मेरा सबसे पहला रीज़न तो ये था कि जो अपना डिप्लोमा की फ़ी थी वो $40,000 थी। ठीक है। आपका एक सेमेस्टर की फ़ी थी वो थी लगभग $10,000। ठीक है। और जो बैचलर्स की फीस थी एक सेमेस्टर की वो थी $11,000 के आसपास। तो मुझे कोई सेंस दिखा नहीं कि मैं क्यों बिना बात के 4 सेमेस्टर में $4,000 फालतू वेस्ट करूं, क्योंकि उसका मेरे को कोई सेंस नज़र नहीं आता है। मैंने अपना डिप्लोमा कर लिया। ठीक है। डिप्लोमा के बाद आपकी पीआर होगी। आपको पीआर के लिए वेट नहीं भी करना है तो आप स्टडी वीज़ा के एक्सटेंशन के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। और ये जो 2 साल की जो मैंने पढ़ाई की है वो डायरेक्टली ट्रांसलेट हो जाती है बाकी जो 2 साल का आपकी पढ़ाई बची हुई है, तो मतलब डायरेक्टली आपके क्रेडिट्स ट्रांसफ़र हो जाते हैं। ठीक है। तो इस वजह से मैंने अपना डिप्लोमा किया था। बाकी आपका मन है बैचलर्स करने आने का, आप करने के लिए आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और उसके बाद 2 साल बाद अपना डिप्लोमा ले सकते हो। तो भाई जैसा आप लोगों को मैंने प्रॉमिस किया था, अब देखते हैं मैंने कहाँ से पढ़ाई करी थी। मैं पढ़ा था सेट से। ठीक है। और मैंने पढ़ाई करी है कैलगरी में। कैलगरी में एक कॉलेज है सेट, काफ़ी रेप्यूटेड कॉलेज है। ठीक है। तो मैंने वहाँ से पढ़ाई करी थी, और अब मैं आपको अपने कोर्स डिटेल्स के ऊपर लेके जाऊँगा कि मैंने क्या कुछ किया था और क्या कुछ रिक्वायरमेंट्स थी उस कोर्स की। तो भाई ये कोर्स है बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का, 2 साल का डिप्लोमा कोर्स है। ठीक है। इसके अंदर एडमिशन रिक्वायरमेंट्स क्या थी, आपका 50% इन मैथ्स 31-32 जो कि 12th को बोला जाता है, एंड एटलीस्ट 50% इन इंग्लिश लैंग्वेज 30 द सेम थिंग 12th क्लास। ठीक है। तो ये रिक्वायरमेंट्स काफ़ी आसान रिक्वायरमेंट है और काफ़ी आसानी से आप पूरी कर सकते हो। ठीक है। अब लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के अंदर देखते हैं। लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी के अंदर तो आपको इसके लिए 6 बैंड्स इन ईच कैटेगरी चाहिए। ठीक है। इस कोर्स के लिए आपको अब उसके बाद हम वापस जाते हैं इसकी कोर्स की वेबसाइट पे। तो इसके अंदर आप चेक कर सकते हो कि मेजर्स कौन से ले सकते हो इसके बाद। ठीक है। तो आपके पास 6 मेजर्स अवेलेबल होते हैं: अकाउंटिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग एंड सप्लाई चेन। ठीक है। अब अकाउंटिंग के अंदर यू विल गेन अकाउंटिंग नॉलेज। ठीक है। इस कोर्स को करने के बाद आप सीपीए का जो एडवांस सर्टिफिकेट इन फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोग्राम है उसके लिए आप ऑलरेडी ग्रेजुएट हो जाते हो।
ठीक है, उसके बाद अपना बैचलर्स कंप्लीट करके आप सीपीए के लिए जा सकते हो। अपना फाइनेंशियल सर्विसेज का भी यही है, यू कैन राइट इन्वेस्टमेंट फंड्स इन कनाडा एग्जाम, अगर आपके म्यूचुअल फंड्स के अंदर इंटरेस्ट है। फिर आप एचआर के अंदर भी कर सकते हो, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, सप्लाई चेन, जिसके अंदर भी आपका इंटरेस्ट है उसका आप मेजर लेके उस फील्ड के अंदर आप काम कर सकते हो उसके बाद। ठीक है, अब अगली जो चीज़ है, यहाँ पर आपको सारे के सारे सर्टिफिकेशंस भी दिखा रखे हैं इन्होंने कि आप कौन से सर्टिफिकेशन कर सकते हो इस डिप्लोमा कोर्स को करने के बाद। ठीक है, जैसे अकाउंटिंग में जो स्टूडेंट ज़्यादातर सीपीए के लिए जाते हैं। ठीक है, जो अपना फाइनेंस सर्विसेज के जो बच्चे हैं जो फाइनेंस मेजर लेते हैं, वो आईएफआईसी का एग्ज़ाम देते हैं या फिर वो सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर का सर्टिफिकेशन करते हैं उसके बाद। उसी तरह से आपको ह्यूमन रिसोर्स के दिखा रखे हैं, जिस भी फील्ड में आपका इंटरेस्ट है उसको जाके आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और उस हिसाब से अपना आप डिसीजन ले सकते हो। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या दिखा था, करियर अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी होती हैं। जैसे अकाउंटिंग के बाद आप अकाउंटेंट की तरह काम कर सकते हो। खैर, अकाउंटेंट की तरह आप काम नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए आपको सीपीए चाहिए होती है मैक्सिमम जॉब्स के अंदर, मगर एटलीस्ट ये आपको सेटअप कर देता है उस डायरेक्शन में। अकाउंटिंग क्लर्क हो गया, बुक कीपर, बिजनेस एनालिस्ट, पेरोल क्लर्क, रॉयल्टी एनालिस्ट, टैक्स अकाउंटेंट। अपना सप्लाई चेन के अंदर आप बायर, कैटेगरी मैनेजर, इन्वेंट्री एनालिस्ट, लॉजिस्टिक्स कोऑर्डिनेटर, इस तरह से काम कर सकते हो। मार्केटिंग के अंदर भी एडवर्टाइजिंग कोऑर्डिनेटर, बिजनेस एनालिस्ट। अपना मैनेजमेंट के अंदर अपना अकाउंटिंग मैनेजर की जॉब, प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर की जॉब। ह्यूमन रिसोर्स में आप एचआर कोऑर्डिनेटर, पेरोल कोऑर्डिनेटर, इस तरह के काम कर सकते हो। तो इस कोर्स के साथ आपकी काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो जाती हैं। ठीक है, अब रही ट्यूशन्स की बात, अपना कॉस्ट की बात। कॉस्ट के अंदर हम सीधा जाके देखेंगे अपने कॉस्ट पेज पे। ठीक है, पहले तो एडमिशन रिक्वायरमेंट की बात हमने ऑलरेडी कर लिया है। कौन से कोर्सेज है इसके बारे में मैं अभी एक बार बताता हूँ आपको, मगर अगला जो पॉइंट है वो था कॉस्ट का। ठीक है, कॉस्ट के अंदर आप देख सकते हो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की एक साल की जो अपनी कॉस्ट है वो $20,000 है, $20,506। ठीक है, और दूसरे साल की भी इतनी ही आपकी कॉस्ट है। तो ये आप देख लेना अपने हिसाब से, $40,000, $41,000 टोटल कॉस्ट होगी इस कोर्स की। अब इसके अंदर आप पढ़ते क्या क्या हो। ठीक है, पहले सेमेस्टर तो बहुत आसान होता है, अपना इंट्रोडक्टरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस प्रोडक्टिविटी, बिजनेस मैथमेटिक्स, काफ़ी आसान कोर्स है सारे के सारे। अब सेकंड सेमेस्टर में क्या होता है, आपके कुछ एक कोर्सेज होते हैं जो आपको करने होते हैं। ठीक है, जो आपके कंपलसरी होते हैं, और आपको एक कोर्स मिलता है इलेक्टिव का। ठीक है, मैंने क्योंकि मेरा इंटरेस्ट था अकाउंटिंग साइड में, मैंने किया था इंट्रोडक्टरी फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2, ये कोर्स किया था मैंने अकाउंटिंग मेजर के लिए। ठीक है, अब इसके बाद आपको सारे मेजर के हिसाब से दिखाता है, जैसे आपको अकाउंटिंग मेजर के लिए कौन से कोर्सेज करने हैं, फाइनेंस मेजर के लिए कौन से करने हैं, आपको ह्यूमन रिसोर्स के लिए कौन से करने हैं, इस हिसाब से। तो मेरा था अकाउंटिंग के अंदर। ठीक है, और सेकेंड ईयर में मेरे को सारे के सारे कोर्सेज करने थे, और फोर्थ सेमेस्टर के अंदर जाके अपना, क्योंकि वो तीसरा सेमेस्टर था, फोर्थ सेमेस्टर के अंदर ये 3 कोर्सेज तो मुझे करने थे। उसके अलावा मुझे दो और चूज करने थे, जिसके अंदर मैंने चूज किया था इंट्रोडक्शन टू टैक्सेशन और अपना मैनेजिंग स्ट्रेटेजिकली। तो ये मैंने कोर्सेज किए थे अपने मेजर के लिए। अब आपको भी यहाँ पर अपना कोर्सेज दिखा रखे हैं। आपको थर्ड सेमेस्टर में अगर आपने फाइनेंस मेजर लेना है तो कौन से कोर्सेज करने हैं। ठीक है, उसके बाद आपके सेमेस्टर 4 के अंदर, इसके अंदर आपका एक ही इलेक्टिव अवेलेबल है, वो है बिजनेस डिप्लोमा इंटीग्रेटिव एक्सपीरियंस कैपस्टोन, या फिर अपना मैनेजिंग स्ट्रेटेजिकली। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्स के अंदर भी सेम है। तो आपका जिसके अंदर इंटरेस्ट रहे, मगर आपको वो ऑलरेडी चूज करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ कर आके आपका किस चीज़ के अंदर मन लग रहा है उसके हिसाब से यहाँ पर आके अपना मेजर भी चूज कर सकते हो, अपने सब्जेक्ट्स भी चूज कर सकते हो। ठीक है, तो ये मुझे आपको थोड़ा बहुत दिखाना था। और बाकी अगर बात करें कि मैं बैचलर्स के लिए क्यों नहीं गया, बैचलर्स का पेज भी मैंने ओपन किया हुआ है, बैचलर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, सेम सेट से ही है, 4 साल का। अगर इसके अंदर आप कॉस्ट देखो जाके तो आपका $22,831 है। ठीक है, अगर मान लो 2 साल के बाद मुझे एक कोर्स छोड़ना है, मेरा डिप्लोमा का मन है, तो मैं फालतू में क्यों अपना $4,000 वेस्ट करूंगा। ठीक है, तो इस वजह से मैंने अपना डिप्लोमा लिया था, क्योंकि डिप्लोमा के बाद आप डायरेक्टली एनरोल कर सकते हो बैचलर्स के लिए अगर आपको करना है तो कोई फर्क वाली बात नहीं होती है। तो ये मेरा बेसिक रीजन था कि बैचलर्स का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये रहा जो मैंने आपको बोला था कि मैं आपको अपने कॉलेज के वेबसाइट पर ले जाऊंगा, और उसके बाद फिर आपको दिखाऊंगा कॉस्ट वगैरह क्या सीन है, आपके कोर्सेज कौन से सब्जेक्ट्स कौन से अवेलेबल होते हैं, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या थी इस कोर्स के लिए। अब अलग अलग आप कॉलेज में अप्लाई करोगे, अलग अलग आपकी रिक्वायरमेंट्स होंगी, और उसके हिसाब से आपको अप्लाई करना होगा।
तो ये डिसीजन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, मगर जो मैंने कोर्स किया था वो किया था डिप्लोमा ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन अकाउंटिंग, और ये था 2 साल का डिप्लोमा। तो भाई अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। और भाई लास्ट में मेरा कंक्लूजन तो यही है कि ये कोर्स बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है। आपके पास 6 मेजर्स का ऑप्शन है, कुछ एक कॉलेज में हो सकता है ज़्यादा मेजर्स का भी ऑप्शन हो, मगर आपके पास 6 मेजर्स का ऑप्शन है, जिसमें से आप चूज़ कर सकते हो आपको HR साइड में जाना है, मार्केटिंग में जाना है, फाइनेंस में जाना है, अकाउंटिंग में जाना है, क्या करना है आपको, ठीक है। तो आप आसानी से चूज़ कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर आके अपना सारा सिस्टम वगैरह देख के और उसके बाद अपना जाके आराम से चूज़ कर सकते हो आपको कौन कौन से सब्जेक्ट के अंदर मेजर करना है, ठीक है। इस वजह से मैंने ये कोर्स किया था और इसी वजह से मैंने डिप्लोमा किया था, मैं बैचलर्स के लिए नहीं आया था। आप बैचलर्स के लिए भी आते हो तो बैचलर्स के लिए आपके पास और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं अपना मेजर चूज़ करने के लिए, ठीक है। मगर ये बेसिकली मेरी रीजनिंग थी और मेरे हिसाब से डिप्लोमा इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन काफ़ी अच्छा कोर्स है और आपके काफ़ी सारे डोर्स ओपन कर देता है वो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही है। आपको कोई क्वेश्चंस हो या आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप डाल सकते हो। आई लुक एट द कमेंट्स एंड आई रिस्पॉन्ड टू देम। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।